भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं तथा भावेशों की शुभाशुभता। प्रिय मित्रों, ग्रह तो शुभ, पापी या क्रूर होते ही हैं, परंतु भाव भी शुभ या अशुभ होते हैं। फलित के संबंध में शुभ भाव का स्वामी शुभ तथा अशुभ भाव का स्वामी अशुभ होता है। ऐसे अशुभ भावेश की स्थिति व दृष्टि दोनों ही अशुभ होती हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाव में स्थित ग्रह की अपेक्षा भावेश अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भावेश तो मकान मालिक है, जबकि उस भाव में स्थित ग्रह किराएदार। जो पाठक यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में विभिन्न भावों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं तथा वे भावेश उनके जीवन में शुभ फलदायक यानी कि कारक रहेंगे या अशुभ फलदायक यानी कि अकारक रहेंगे, उन्हें अपनी लग्न वाली कुंडली से यह ज्ञात हो जाएगा कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली से लग्नेश हमारा कहाँ बैठा है, वो हमारा शुभ है, अशुभ है, कारक है या अकारक है। ये स्थिति हमको लग्नेश से हमारे शरीर के बारे में मालूम हो जाएगा। दूसरा हम भावेश देखेंगे। उस भावेश से हमें धन के भावेश से जो है हमको धन की परिस्थिति का पता चलेगा। पराक्रम है तृतीय से हमको पराक्रम का पता चलेगा। सुखेश से हमें, चतुर्थेश से हमें जो है सुख का पता चलेगा। पंचमेश से जो है हमें संतान का पता चलेगा। और षष्ठेश या रोगेश से हमें रोग का पता चलेगा। सप्तमेश से हमें पत्नी का, जीवन संगिनी का पता चलेगा। और अष्टमेश से हमें आयु का पता चलेगा। और नवमेश से भाग्य का पता चलेगा। दसमेश से हमारे कर्म का पता चलेगा। और एकादशेश से आय का पता चलेगा, जबकि द्वादशेश से व्यय की परिस्थिति का पता हमें चल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये मीन लग्न की कुंडली है। अब मीन लग्न की कुंडली में यहाँ पर मीन लग्न का स्वामी है गुरु, इसलिए हमारा लग्नेश या प्रथमेश जो हो गया वो हमारे गुरु हो गए। द्वितीयेश में मेष राशि होने से मंगल द्वितीयेश हो जाते हैं। तृतीयेश में वृषभ राशि होने से शुक्र जो है तृतीयेश हो जाते हैं। और चतुर्थ भाव में मिथुन राशि होने से चतुर्थेश बुध हो जाते हैं। पंचम भाव में कर्क राशि होने से चंद्रमा पंचमेश हो जाते हैं। षष्ठ भाव में सिंह राशि होने से षष्ठेश जो है सूर्य हो जाते हैं। सप्तम भाव में कन्या राशि होने से सप्तमेश जो है बुध हो जाते हैं। अष्टम भाव में तुला राशि होने से अष्टमेश शुक्र हो जाते हैं। नवम भाव में वृश्चिक राशि होने से नवमेश हमारे भाग्येश मंगल हो जाते हैं। और दसम भाव में धनु राशि होने से दसमेश हमारे गुरु हो जाते हैं, जबकि 11वें भाव में मकर राशि होने से शनि हमारे एकादशेश हो जाते हैं, आयेश हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से द्वादश भाव में कुंभ राशि होने से शनि हमारे व्ययेश हो जाते हैं, द्वादशेश हो जाते हैं। अब कुंडली में हमें ये देखना है कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है, इनकी स्थिति कैसी है। ये शुभ भाव में बैठे हैं, भावेश जो है हमारे विभिन्न लग्नों के भाव, विभिन्न भावों के भावेश शुभ स्थान में बैठे हैं, हमारे लिए कारक हैं या अकारक हैं, इनकी दृष्टि कैसी है, इन सब का विचार हम लग्न में यानी कि इन भावेशों को देख करके, इनकी शुभाशुभता को देख करके जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा। एक बात आपको और बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो केवल एक एक घर के स्वामी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सूर्य केवल एक घर के स्वामी हैं और चंद्रमा भी एक घर के स्वामी हैं। जबकि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये दो दो राशियों के स्वामी होने से दो दो भावों के भावेश बन जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं मीन लग्न में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं, भावेशों की शुभाशुभता के बारे में। तो लग्न जो है हमारा
यानी कि इनकी क्या विशेषताएं रहती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मीन लग्न या मीन राशि में उत्पन्न जातक सामान्यतया नाटे कद के होते हैं। इनका शरीर मोटा होता है। इस लग्न के जातक दार्शनिक होते हैं। ये अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। ये मनुष्यता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। इनमें बदले की भावना नहीं होती, बल्कि ये ईमानदार होते हैं। हृदय में उदारता तथा सहानुभूति अधिक होने के कारण ऐसे जातक दानी भी होते हैं। अब ये मीन राशि जो है ये है द्विस्वभाव राशि। तो द्विस्वभाव राशि के प्रभाव से ऐसे जातक अस्थिर स्वभाव के होते हैं तथा अपने व्यवसाय में परिवर्तन करते रहते हैं। ये डरपोक व दब्बू होते हैं। आस्तिक होने के कारण इनमें उत्तम गुणों की अधिकता होती है। ये मेहमानों की बड़ी खातिर करते हैं। ऐसे जातक किसी के साथ बुराई नहीं करते, यहाँ तक कि उनके साथ भी नहीं जो इनके साथ बुराई करते हैं। लेखन, नाट्यकला, संगीत, काव्य रचना आदि में इनकी रुचि अधिक होती है। ये मितव्ययी होते हैं। इन्हें धन प्राप्ति होती है पर धन संचय नहीं हो पाता। ये न्यायप्रिय होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ भावेशों की शुभाशुभता के बारे में। अब मीन लग्न की कुंडली में सबसे पहले हम विचार करते हैं सूर्य का। मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यहां षष्ठेश हो जाते हैं। अब त्रिषट और आय, त्रिषट आय की दृष्टि से आपने ये देखा कि यहां इनको षष्ठेश या त्रिषणाय का दोष लग जाता है, जिसके कारण सूर्य यहां पर अकारक हो जाते हैं। इसलिए मीन लग्न की कुंडली में हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जो है अकारक की भूमिका को अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। यहां पर चंद्रमा पंचमेश है। अब आपको बताया कि तीसरे घर का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी जो होता है वो हमेशा कोई भी ग्रह हो शुभ फलदायक होता है। तो इसलिए चंद्रमा इस कुंडली में पंचमेश होने से या त्रिकोणेश होने के कारण पूर्ण कारक व शुभ रहेंगे। अब बात करते हैं हम मंगल की। यहां पर मीन लग्न की कुंडली में आप देख रहे हैं मंगल जो है वो द्वितीयेश हो जाते हैं और नवमेश हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं। तो द्वितीयेश होने से ये तटस्थता होती है यहां पर। तो द्वितीयेश होने से तटस्थ, परंतु त्रिकोण होने से अत्यंत शुभ है। इसलिए मीन लग्न की कुंडली में मंगल कारक की भूमिका को अदा करेंगे। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध जो है इस कुंडली में चतुर्थेश और सप्तमेश है। अब यहां पर आपको बताया कि सौम्य ग्रह केंद्रेश होने से, यानी कि शुभ ग्रह केंद्रेश होने से, जैसे इस मीन लग्न की कुंडली में देख रहे हैं आप, यहां पर चतुर्थेश जो है बुध है, सप्तमेश भी बुध है और दशमेश भी जो है गुरु है। तीनों ही जो है सौम्य ग्रह हैं। इसलिए यहां पर दो केंद्रों का स्वामी होने के कारण बुध को केंद्राधिपत्य दोष लग गया। ये केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो गए। इसलिए मीन लग्न की कुंडली में बुध जो है वो अकारक रहेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु की। यहां पर देख रहे हैं आप गुरु लग्न के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं। तो लग्नेश और दशमेश, यहां पर आप देखिए कि केंद्रेश होने से गुरु जो है केंद्राधिपत्य दोष से मुक्त हैं। यहां पर वैसे तो ये दो केंद्रों के स्वामी होने से केंद्राधिपत्य दोष हो गया, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि केंद्र का स्वामी और लग्न का भी यदि स्वामी हो तो इसलिए वो केंद्राधिपत्य दोष दूर हो जाता है। यानी कि लग्नेश होने के कारण इनका ये दोष यहां पर से नष्ट हो जाएगा। इसलिए मीन लग्न की कुंडली में गुरु सुफलदायक और कारक रहेंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है मीन लग्न की कुंडली में तृतीयेश हो जाते हैं और अष्टमेश हो जाते हैं। तो त्रिषट और आय, एक तो दोष ही हो गया त्रिषट आय का, दूसरा दोष हो जाएगा यहाँ पर त्रिक दोष।
यानी छठे, 8वें और 12वें घर का। तो यहां पर शुक्र को 2 प्रकार का दोष लगा। एक तो जो है लगा त्रिषडाय का और दूसरा लगा त्रिक भाव का। इसलिए यहां पर शुक्र जो है मीन लग्न की कुंडली में पूर्ण रूप से अकारक रहेंगे। अब हम बात करते हैं शनि की। मीन लग्न की कुंडली में शनि एकादशेश हैं और द्वादशेश हैं। तो त्रिषड आय के नियम से यदि हम देखें तो यहां पर एकादशेश होने से शनि को ये दोष लगा त्रिषडाय का, तो ये दूषित हो गए। इसलिए जो है शनि अकारक रहेंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मीन लग्न की कुंडली में यानी मीन लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु, चंद्रमा और मंगल और दूसरा गुरु केंद्रेश होने से, लग्नेश होने से यहां पर कारक रहेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और शनि। यहां पर सूर्य आपने देखा षष्ठेश हो गए, बुध जो है केंद्रेश हो गए 2 केंद्रों के स्वामी होने से, और शुक्र जो है यहां पर तृतीयेश और अष्टमेश हो गए, इसलिए ये अकारक हो गए। और शनि जो है हमारे एकादशेश होने के कारण और इनको ये दोष लग गया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में शनि, ये यहां पर सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ये अकारक की भूमिका को अदा करेंगे। जैसा कि आपने देखा यहां पर भावेशों के बारे में, जो हमारा लग्न का भाव है, ये लग्न का भाव हमारा पूर्ण रूप से शुभ माना जाता है। लग्न का भाव हमेशा शुभ माना जाता है, इसको हम उत्तम भाव कहते हैं। और ये जो हमारा त्रिकोण भाव है, यानी कि 5वां और 9वां भाव, ये हमारा उत्तम भाव, अति उत्तम भाव कहलाता है ये। जबकि केंद्र का जो भाव है 4था, 7वां और 10वां, ये हमारा उत्तम भाव कहलाता है। और दूसरा भाव जो है हमारा ये कुंडली का तटस्थ भाव कहलाता है। जबकि तीसरा और 11वां भाव यानी कि तृतीयेश और एकादशेश भाव हमारा मध्यम भाव कहलाता है। कुंडली का जो षष्ठ भाव है, अष्टम भाव है और द्वादश भाव है, ये हमारा त्रिक भाव कहलाता है। ये हमारा त्रिक भाव है। त्रिक भाव होने से ये कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है। तो इस तरह से इन भावेशों को देख करके, उन कुंडली में भावेशों की स्थिति को देख करके, उनकी स्थिति और उनकी दृष्टि को देख करके हम फल कथन के ऊपर यदि विचार करेंगे तो उसमें हमको ज्यादा सुविधा होगी और अच्छा फल कथन हम बताने में सक्षम हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, यह था मीन लग्न में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं एवं भावेशों की शुभाशुभताएं। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।